सो हे एवरीवन, वेलकम टू मिलन करियर पॉइंट। और अगर आप सब मुझे फॉलो करते आए हैं तो जानते होंगे कि हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, और अगर नहीं भी जानते तो जान लीजिए। हम एक्चुअली में क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको एक्चुअली में कवर कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी आपकी इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए काफ़ी बेसिक हद तक आपको इन्फॉर्मेशन देती है, और उसका आज हम 7th चैप्टर कवर करने वाले हैं। इसका मतलब ऑलरेडी 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। बात करूं अगर मैं इस 7th चैप्टर की, तो ये मोर और लेस कहीं ना कहीं एक टॉपिक से रिलेटेड है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा उठ उठ के आपके करंट अफेयर्स में आता रहता है। एक तरह की कॉन्सेप्ट है ये, एक तरह की थ्योरी है जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो कि है फेडरलिज्म। अब दो टर्म्स अपने करंट अफेयर्स में काफी फ्रीक्वेंटली सुनते हो पॉलिटी में। एक है फेडरलिज्म, दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर। जब मैं आपको ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ा रही थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तब कई दफे मैंने आपसे बात की थी सेपरेशन ऑफ पावर की, जो हमें बताता है कि किस तरह से ये जो तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनके अपने अपने पावर्स और फंक्शन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, सो दैट दे डू नॉट इंटरवीन ऑन ईच अदर्स फंक्शन। However, there is also a system of check and balance, right? वैसा ही एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आता है फेडरलिज्म का। लेकिन ये जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को कहीं ना कहीं दिखाता है। तो आज हम वही समझने की कोशिश करेंगे। काफी सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये पूरा चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फेडरलिज्म क्या होता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फेडरल प्रोविजंस हैं। क्योंकि आपने सुना होगा, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ते हैं तो एक फीचर आता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूनिटरी बायस। ये आप जो समझते हैं, जो पढ़ते हैं, वो आज काफी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये भी देखने वाले हैं कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशंस में क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व है, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स अंडरलाइंग है। और इसके अलावा कुछ स्टेट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन एंड ऑल्सो द हिस्टोरिकल फीचर्स, वो भी इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब एनसीईआरटी है तो आप सभी जानते हैं कि काफी बेसिक में चीजें दी हुई होंगी, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में ये नहीं मिलेगी। अगर आप इस एनसीईआरटी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपके लिए ये एक रिवीजन हो जाएगा, और अगर आप पहली दफा शुरुआत कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ने के बाद एक रीडिंग अपनी एनसीईआरटी बुक की मार सकते हैं, सो दैट द थिंग्स बिकम मोर क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट अराइजेस कि भाई फेडरलिज्म क्या होता है? इतना फेडरलिज्म 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 कर तो रहे हैं। तो फेडरलिज्म एक्चुअली में डिराइव हुआ है एक लैटिन टर्म से, जिसका टर्म है फीडस। अब ये जो लैटिन टर्मिनोलॉजी है फीडस, इसका सिंपल सिंपल सा मतलब होता है पैक्ट, या फिर आप कह सकते हैं ट्रिटी, या फिर आप कह सकते हैं इन और सिंपल टर्म्स एग्रीमेंट। ठीक है, तो इन जनरल फेडरलिज्म ये जो शब्द है, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। नाउ एग्रीमेंट बिटवीन व्हाट? सो अगर हम इसको पॉलिटी के कॉन्सेप्ट में समझने की बात करें तो फेडरलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो हमें दिखाती है कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशन सेट ऑफ गवर्नमेंट है, उनके बीच का रिलेशनशिप हो सकता है। कहने का मतलब है, एक ही जगह पे जब टू सेट ऑफ पॉलिटिक्स है तो उसको हम कैसे अकोमोडेट करेंगे। सपोजिटली इन इंडिया वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट the central level, and then we have the regional governments, so basically say the state governments। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसे गवर्न होगा, कैसे हम चलेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब फेडरलिज्म ये तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल टर्म में बताया, लेकिन आप एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करो तो फेडरलिज्म एक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी जगह पे जो दो गवर्नमेंट्स है या तीन गवर्नमेंट्स है, व्हाटएवर इट इज, उनके बीच रिलेशन कैसा है। तो फेडरलिज्म से जुड़े हुए जो की आइडियाज और कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत में इन्होंने इतने सारे पैराग्राफ में दिया क्या था। तो देखो, फेडरलिज्म एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज को अकोमोडेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, ऊपर में नेशनल में गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं सुनेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं सुनेगी। ऐसे तो फिर वो दोनों अपने अपने उसमें ही चलने लग जाएंगे। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव देयर ओन ऑटोनॉमी इन देयर ओन स्फीयर, बट इन सम सॉर्ट ऑफ वे दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है।
कि जो दो सेट ऑफ गवर्नेंस है वो एक दूसरे के साथ कैसे अकोमोडेट करके चल रही है, क्या उनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर है। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर्स है ना, 7th शेड्यूल हम पढ़ते हैं जिसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। मालूम है कि यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर है इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं सिंपल टर्म्स में। दूसरा है फेडरलिज्म जो है वो लोगों को, उस जगह पे जो लोग रहते हैं उनको दो तरीके की आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे एक तो हम इंडियन है भाई, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया का सिटीजन है, बट एट द सेम टाइम हो सकता है आप में से कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हो तो यू कॉल एज मराठी, जो गुजरात से है वो गुजराती, जो पंजाब से है वो पंजाबी। तो वो आपकी एक रीजनल आइडेंटिटी है कि हाँ भाई मैं इस रीजन से बिलोंग करती हूँ या बिलोंग करता हूँ। सो दैट इज बेसिकली टू सेट ऑफ आइडेंटिटी। यूएस वगैरह में तो सिटीजनशिप भी दी होती है, डुअल सिटीजनशिप वाली चीज है। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है कि भाई आप सिर्फ कंट्री के सिटीजन है, अब रीजनल लेवल पे आपको ऐसा नहीं, सिटीजनशिप टाइप की चीज नहीं मिली हुई है, ठीक है। और इसमें अब आप देखिएगा कि ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यूजुअली ये काफी अच्छे से स्पेल आउट होता है। और जो सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर है बेसिकली इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सुप्रीम मतलब जो सुप्रीम पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी हुई होती हैं कि भाई किस चीज को यूनियन गवर्नमेंट देखेगी, किस चीज को स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, कौन सी चीजें कॉन्करेंट होंगी। तो ये पूरा एक ओवरऑल जो है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो इससे आप समझ गए कि फेडरलिज्म होता क्या है। अब ये जो शुरुआत में आप देख रहे होंगे इन्होंने जो लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया था, एक्चुअली में ये अलग अलग कंट्रीज का दिया था। इनिशियली हम सभी जानते हैं यूएसएसआर एक सुपर पावर था। 1989 के बाद हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइड होता है, जिसको कि हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन कहते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब यूएसएसआर था तो रशिया जो था वो हर एक रीजन को डोमिनेट करता था। अब रशिया डोमिनेट कर रहा था वो तो ठीक है, पर वो जिन रीजन को डोमिनेट कर रहा था उन रीजन की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एथनिसिटी थी, कल्चर था, लैंग्वेज था। जैसे उज्बेकिस्तान की बात कर लो, स्लोवाकिया की बात कर लो, यूगोस्लोवाकिया की बात कर लो, तो इन लोगों को रशिया का डोमिनेशन नहीं पसंद आ रहा था। तो अल्टीमेटली फेडरलिज्म वहां पे नहीं था, क्योंकि जो सारी पावर थी ना वो रशिया के पास में सेंट्रलाइज थी। तो भाई इन लोगों को तो कोई पावर, कोई ऑटोनॉमी मिली ही नहीं हुई थी और अल्टीमेटली हो गया रिबेल और चीजें डिसइंटीग्रेट होती गई। तो वही आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है कि फेडरलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। कि सपोजिटली इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज सच अ बिग कंट्री एंड इट हैज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हमारा कल्चर कितना अलग है, कितने अलग लैंग्वेजेस के लोग यहाँ पे रहते हैं, और इसके अलावा कई एथनिक ग्रुप्स भी आपको रहते हैं। तो उतनी एक सबको मिलाकर के एक कंट्री इंडिया बनी हुई। तो इस एक कंट्री में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग रीजन की अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं, अलग अलग डाइवर्सिटीज है। उनको अगर हमें यूनाइट करके चलना है तो फेडरलिज्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीधे सीधे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका एम था यूनिटी विद डाइवर्सिटी। इंडिया ये जो इतनी डाइवर्स कंट्री है इसको हमें यूनाइटेड लेकर के चलना था, एंड हेंस जो फेडरलिज्म है वो काफी इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। तो आई होप आपको फेडरलिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा कि इन सिंपल टर्म्स ये जो डिवीजन ऑफ पावर होता है वो फेडरलिज्म कहलाता है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द टू सेट्स ऑफ पॉलिटिक्स और थ्री सेट्स ऑफ पॉलिटिक्स दैट इज गोइंग ऑन इन अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। और अच्छा ऐसा भी है कि हम जुडिशरी के चैप्टर में देख चुके हैं कि जब भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा होता है या दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है जिसको कि हम फेडरल नेचर कहते हैं, तो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसके पास आती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो हमने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी दी हुई है कि भाई अगर कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ड्यूरिंग द फेडरल नेचर तो उसके लिए जुडिशरी है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अब यार देखो ये चीजें तो ऐसी है कि हाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया है कि फेडरेशन होना चाहिए, ऐसे ऐसे पावर डिवाइड होगा, बट आपको लगता है क्या हर वही लिखी चीज ही है जो एक्चुअल में प्रैक्टिस होती है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फेडरेशन तो हमने लिख दिया है, लेकिन जो एक्चुअल वर्किंग ऑफ फेडरेशन है वो काफी हद तक एक कंट्री के कल्चर से, आइडियोलॉजी से, पूरी हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से डिटरमाइन होती है। क्योंकि किसी भी फेडरेशन को स्मूथली रन करने के लिए कोऑपरेशन का होना बहुत जरूरी है। अनडाउटेबली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने जो फील्ड है उसमें ऑटोनोमस है, दे हैव देयर ओन स्फीयर और जुरिसडिक्शन ऑफ वर्क, बट हाउएवर दे हैव टू कोऑपरेट ऑल्सो। अब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पीएम आवास योजना ला रही है और एक स्टेट गवर्नमेंट बोल दे रहा है कि नहीं मैं नहीं आवास बनवा के दे रहा, तुम ये स्कीम अपने पास रखो। ऐसा नहीं कर सकते। व्हेन इट कम्स टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द मासेस, वेलफेयर ऑफ द पीपल, then the government have to come together and cooperate in the matters of development of the country. That is what is federalism all about. It's not only about division of power, but it is also about cooperation and mutual trust. ठीक है। फेडरलिज्म एज सच आपके प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट कम है, आपके मेंस का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। सो यू माइट सी अ क्वेश्चन इन फेडरलिज्म इन मेंस रेदर देन प्रीलिम्स टॉकिंग अबाउट यूपीएससी। ओके,
सो अब हम फेडरलिज्म समझ चुके, तो अब आगे समझते हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म किस तरीके से दिया हुआ है, क्या क्या उसके फेडरल फीचर्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, बहुत तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इंडिपेंडेंस के पहले भी जो हमारे जो नेशनल जो लीडर्स थे, जो नेशनल मूवमेंट लीड कर रहे थे, उनको पता था कि भाई इतनी बड़ी जो लार्ज कंट्री है, इसको गवर्न करना अपने आप में एक चैलेंज है, और ऐसे में सिर्फ इसी किसी एक गवर्नमेंट के पास में पावर सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता, एंड हेंस इट इज नेसेसरी टू डिवाइड द पावर्स बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अलावा इंडियन सोसाइटी अपने आप में काफी डाइवर्स है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी को भी तो रिकॉग्निशन मिलनी इंपॉर्टेंट थी कि यस वी डू रिकॉग्नाइज कि उस पर्टिकुलर एरिया में ट्राइबल पीपल ज्यादा है, इस तरफ की एथनिसिटी कुछ और है, इधर का कल्चर कुछ और है। So people of different region, different languages, they have to share the power among themselves। और इसीलिए अगर चाहिए हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो फेडरलिज्म का फीचर होना बहुत हद तक इंपॉर्टेंट था। अब वहां पे क्वेश्चन यही आ रहा था कि आखिर हम रीजनल गवर्नमेंट को पावर दें तो कितना दें। पावर तो हम दे रहे हैं, बट इतना नहीं दे रहे हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ऊपर चले जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ फेडरल नेचर विद अ यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस का मतलब ही यही है कि हमने ज्यादा जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखा हुआ है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। तो हमने रीजनल गवर्नमेंट्स को ऑफकोर्स पावर दिए, बट दैट इन वो थोड़ा सा ऐसे लिमिटेशन में दिया हुआ है। इनिशियली आपको याद होगा कि जब हम फ्रीडम मूवमेंट कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग्स की तरफ से हमेशा डिमांड उठती थी कि हर एक चीज में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए काफी नेगोशिएशन चले थे, अलग अलग तरीके का फॉर्मूला आया था। जैसे आप सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला पढ़ रहे होते हैं 1944 के आसपास का। पार्टीशन से पहले काफी सारी नेगोशिएशंस हुई, एंड देन पार्टीशन तो हो ही गया। तो जैसे ही इंडिया का पार्टीशन का डिसीजन हुआ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, वो ऑलरेडी उसके दिमाग में ये चीज थी कि भाई देखो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क हम बनाएंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, एंड ऑल्सो अ सेपरेट पावर फॉर द स्टेट। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अपने अपने स्फीयर में दोनों सेपरेट भी है, इनके पास पावर्स भी है। हाउएवर देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक यूनिटी, कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट जो इनके बीच में होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कहीं हमारा भी डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए, कि जो फेडरेशन वर्ड है वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। कहीं नहीं कहा गया है कि इंडिया इज अ फेडरेशन। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे देखो आर्टिकल 1 में इंडिया, दैट इज भारत, शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इट इज नॉट अ फेडरेशन, नॉट अ रिजल्ट ऑफ फेडरेशन। हाउएवर वी फॉलो अ फेडरल सेट ऑफ गवर्नमेंट, बट फेडरेशन टर्म हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव ऑलवेज यूज्ड इट लाइक अ यूनियन। यूनियन मतलब कोई स्टेट कल को उठ के खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता है कि भाई मेरे को अलग कंट्री बनानी है, मेरे को अलग कर दो, नहीं, यूनियन ही है। हम इस तरह से टूट नहीं सकते। हाँ, विद इन द कंट्री स्टेट्स इधर उधर डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं, लेकिन कंट्री से ही बाहर चले जाएंगे ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट इसी आर्टिकल 1 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो हमारे जो शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, हम सभी जानते हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारे स्टेट्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है। नाउ फेडरलिज्म में हम बात कर रहे हैं डिविजन ऑफ पावर की, क्योंकि फेडरलिज्म इज ऑल अबाउट अकोमोडेटिंग टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। सो इंडिया में अगर हम बात करें तो वी हैव वन गवर्नमेंट विच इज फॉर द एंटायर नेशन, जिसे कि आप सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। देन इन द रीजनल लेवल वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो दोनों के दोनों हैं, इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्लियरली डिफाइंड एरिया ऑफ एक्टिविटी है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का काम यहाँ पे है, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे है। ठीक है, और अगर इनके बीच में कोई भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वी ऑलरेडी हैव सीन कि जुडिशरी है, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी हमने दे रखी है, जुडिशरी, जो इनके जो भी मैटर्स है उसको ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिजॉल्व करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली जो सब्जेक्ट्स हैं उसको डिमार्केट किया हुआ है, और यही आप पढ़ते हैं 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल इज ऑल अबाउट दी लिस्ट, जहां पे आपको 3 तरह की लिस्ट मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जो आगे भी हम देखेंगे। ठीक है, और उन लिस्ट के अंदर पूरे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं कि भाई यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जनरली इन द नॉर्मल टाइम्स स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा पावर होता है कि वो लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट की बात अगर हम करें तो ये ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों ही लॉ बना सकती हैं। ठीक है,
तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ पावर इज, जो आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर को काफी हद तक सेंटर के ही हाथ में दिया हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिटरी बायस है, डिवीजन ऑफ पावर है, फेडरलिज्म है, हमने स्टेट को रिकॉग्निशन दी हुई है अलग से, बट दैट डजंट मीन कि जो स्टेट है वो ओवर पावर कर जाए सेंटर को। सो द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल पावर्स आर मोस्टली सेंट्रलाइज इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड टू अ लार्जर एक्सटेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो रिसोर्सेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट भी होती है। आपको अगर बजट का स्ट्रक्चर पता होगा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पते होंगे, तो अ लार्ज चंक ऑफ ग्रांट के तौर पे स्टेट्स को मिलता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो स्टेट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट बहुत कम उनकी रेवेन्यू सोर्सेज हैं। मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू सोर्सेज आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड हेंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक एज लेता हुआ दिखाई देता है। अब मैं बात कर रही थी जिस 7th शेड्यूल की जो लिस्ट की, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो 3 तरह की लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में ना यार एकदम इंपॉर्टेंट मुद्दे आते हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है डिसीजन ले सकती है, जैसे डिफेंस का मुद्दा हो गया, बैंकिंग का हो गया, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड कुछ होगा, रेलवेज हो गए, आपके पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं एक्सक्लूसिवली ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जहां पे यूनियन गवर्नमेंट हैज दी ऑप्शन टू और say the power to make laws. When coming to state list, there are certain subjects like agriculture, police, prison, local government, public health, liquor, trade and commerce, ये सारे स्टेट लिस्ट के हैं। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो स्टेट है उसके पास में पूरा पावर होता है इस मुद्दों से रिलेटेड लॉ बनाने का। एंड देन हैज देयर आर कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स जिसमें लगता है कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, जैसे एजुकेशन हो गया और उसके अलावा फॉरेस्ट हो गया, आपके ट्रेड यूनियन हो गया, एडॉप्शन एंड सक्सेशन का मुद्दा। इस केस में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती है। अब यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाती है कि भाई स्टेट ने भी लॉ बना के रख दिया है, सेंटर ने भी बना दिया है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो इन टर्म्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट अगर दोनों ने बना रखा है तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई हुई लॉ है वो ओवर पावर कर जाती है, वो प्रिवेल करती है। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक ऐसी लॉ बनाई है जिसपे जो प्रेसिडेंट है उसने अपना मत दे दिया है, तो उस केस में हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की लॉ प्रिवेल कर जाए। बट इन नॉर्मल सिनेरियो अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करती है। अब देखो ये चीजें काफी डिटेल की है जो लक्ष्मीकांत में कवर की जाती है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज एनसीईआरटी व्हिच इज गोना गिव यू जस्ट अ बेसिक idea. Now since I'm just covering the NCERT, hence I would not be giving you a lot of detailed information. बट अगर आप चाहते हो कि आपको डिटेल में पॉलिटी पढ़ना है तो भी आप मुझे बता सकते हो, ताकि फिर हम उसकी भी एक सीरीज शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इन सब के अलावा रेसिड्यूरी पावर भी होता है, क्योंकि पॉसिबली हो सकता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लिस्ट में नहीं है, उस समय पे उनकी जरूरत नहीं थी, दिमाग में नहीं आए, हमने लिस्ट में नहीं डाले। पर क्या जब लिस्ट में नहीं है तो उन पे कोई लॉ नहीं बन सकती? क्या बन सकती है ना। तो कौन बनाएगा? वही होता है रेसिड्यूरी पावर, कि कुछ भी ऐसे मैटर्स हैं जो ऊपर की 3 लिस्ट में आपको नहीं दिख रहे हैं, तो उस केस में यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि बेसिकली द सेंट्रल लेजिस्लेचर हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच मैटर्स। ठीक है, जैसे कि साइबर लॉ का मुद्दा कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो इस तरह की जो रेसिड्यूरी पावर्स है वो कहीं ना कहीं यूनियन लेजिस्लेचर के हाथ में है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट 7th शेड्यूल। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वी हैव अ फेडरेशन बट विथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस का क्या है भाई? हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी स्ट्रॉन्ग रखा है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के दिमाग में यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी। वो नहीं चाहते थे कि फ्यूचर में जाके इंडिया का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाए। तो क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे तरह तरह की डाइवर्सिटी है, हजार तरीके की सोशल प्रॉब्लम है, ऐसे में जो फ्रेमर्स थे उनका ये मानना था कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक रीजन को उसकी रिकॉग्निशन दे रहे हैं और उनको सर्टन पावर्स भी दे रहे हैं। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑल्सो वांटेड टू मेक श्योर कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रहे जो फ्यूचर में आने वाले सोशल पॉलिटिकल चेंजेस के साथ में भी अकोमोडेट कर पाए और किसी तरह की डिसइंटीग्रेशन की जो सिचुएशन है वो स्टेम ना करे। तो इसीलिए जरूरी था कि हम इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट करें। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम आजाद हुए तो उस समय 500 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत काफी उसमें अपनी पॉलिटिक्स दिखाई, डिप्लोमेसी की, नेगोशिएशन की, तब जाके सब प्रिंसली स्टेट को हम साथ में लेकर के आए। एंड देन व्हाट वी सी टुडे एज इंडिया इज एक्चुअली वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। ये हम पढ़ते भी हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन हुआ है पूरे जारे सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो इनको इंटीग्रेट करना अपने आप में एक चैलेंज था और फ्यूचर में भी इनको इंटीग्रेटेड रखना भी एक चैलेंज है, क्योंकि समय समय पर डिमांड्स उठती रहती हैं।
सो अल्टीमेट हमारा ये था कि हमारे बीच में जो है यूनिटी होनी चाहिए। तो कंसर्न्स ऑफ यूनिटी के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे थे कि हमारी कंट्री में जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम आजाद हुए तो हमारे पास हजार तरीके की प्रॉब्लम थी भाई, पोवर्टी थी, इलिटरेसी थी, हमारा डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था, रूरल एरिया बहुत ही पुअर कंडीशन में था। तो ये सारे हमारे पास चैलेंजेस थे, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ थी। तो ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि इससे उभरने के लिए हमें काफी अच्छी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और ये तभी पॉसिबल है जब कोई ऊपर में स्ट्रांग पर्सन हो। मान लीजिए घर में दादाजी हैं, तो आपके पापा का कुछ ओपिनियन है, मम्मी ने कुछ ओपिनियन दे दिया, आपने कुछ दे दिया, भाई बहन ने कुछ और दे दिया, तो फिर भी दादाजी एक सेंट्रल अथॉरिटी रहते हैं भाई, फिर वो जो बोलेंगे, वो जो प्लान करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। तो आप उसी दादाजी की पोजीशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट को देख सकते हैं कि जो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट थी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एज देना बहुत जरूरी था, वरना स्टेट गवर्नमेंट उनकी बात मानेंगे ही क्यों। सो अल्टीमेटली दिस कंसर्न फॉर यूनिटी एंड डेवलपमेंट प्रॉम्प्टेड द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखते हैं कि कैसे हम बोल रहे हैं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है। भाई कौन से ऐसे यूनिटरी फीचर्स उनके पास आ रखे हैं। तो पहली तो चीज है कि आपको पता है कि जो स्टेट की पूरी एग्जिस्टेंस है वो पार्लियामेंट के हाथ में है, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट जब चाहे किसी न्यू स्टेट को क्रिएट कर सकता है बाय सेपरेटिंग अदर स्टेट, या दो स्टेट्स को मर्ज कर सकता है, और उसके लिए उसको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, इवन कैन चेंज the name of the state। तो हाँ ठीक है, उसमें हमें स्टेट लेजिस्लेचर की व्यू जाननी जरूरी है, बट हाउएवर पार्लियामेंट के हाथ में वो चीजें हैं। तो स्टेट की जो एंटायर एग्जिस्टेंस है वो ही कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के हाथ में है। तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में पावरफुल है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में एक काफी पावरफुल प्रोविजन है जिसे कि आप इमरजेंसी प्रोविजन के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज प्रेसिडेंट रूल, देन वी हैव द फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जब ये इमरजेंसी की सिचुएशन लग रही होती है, जो पावर है वो पूरा सेंट्रलाइज होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाता है, और इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्चुअली में ऑथराइज हो जाती है काफी सारे मुद्दों पे लॉ बनाने के लिए, या फिर पूरा जो स्टेट लिस्ट के भी मुद्दे जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन सेंट्रल के हाथ में पहुंच जाती है। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस, और इसलिए प्रेसिडेंट रूल का काफी दफे मिसयूज होता हुआ भी दिखता है। देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की भी अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास मैंने आपको बताया है कि काफी ज्यादा इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉर्मल में देखोगे तो जितने भी आइटम्स हैं जिनसे रेवेन्यू जनरेट होती है, जैसे रेलवेज है, बैंकिंग है, ये सब तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है ना। तो काफी हद तक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ग्रांट्स और फाइनेंशियल एड के असिस्टेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। तो जैसे ही आप किसी पे डिपेंड करने लगते हो तो आप उसके अगेंस्ट ऐसे खड़े नहीं हो जाओगे, भाई आपको पैसा ही उसी से मिल रहा है, उससे लड़ लेने के लिए आपको कोई और अल्टरनेटिव होना जरूरी होता है। तो ऐसे केसेस में भी हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफी एज पे है। इसके अलावा इंडिया ने प्लानिंग को एज एन इंस्ट्रूमेंट अपनाया था फॉर द प्रोग्रेस और एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और इसीलिए जब हम आजाद हुए तो उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया था। ठीक है, दिस वाज अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट जो पूरा प्लानिंग देखती थी। नाउ इट हैज बीन डिसॉल्व्ड और अब नीति आयोग है उसकी जगह पे, और नीति आयोग ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का भी से अच्छा खासा होता है। तो ये तो आप थोड़ा डिटेल में जब पढ़ रहे होते तो पढ़ते हो। बिसाइड्स ऑल दिस किस स्टेट को कितना लोन देना है, कितना ग्रांट देना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नहीं लिख दिया कि इतना इतना ग्रांट देना ही है, नहीं, डिपेंडिंग ऑन वट एवर द रिक्वायरमेंट इज, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसा भी लग रहा होता है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स एंड एड्स होता है। इसके अलावा आगे भी हम देखेंगे कि गवर्नर नाम का एक इंस्टीट्यूशन, एक पर्सन है जो अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। तो ये जो गवर्नर का जो ऑफिस है, गवर्नर के पास में जो पावर है वो भी कहीं ना कहीं यूनिटरी एस्पेक्ट को दिखा रहे होते हैं, क्योंकि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर सकता है, उसके बाद कभी भी वो स्टेट असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है। बिसाइड्स नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो गवर्नर है वो बिल भी रिजर्व कर देता है। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल लेकर के आया, लेकिन गवर्नर को लग रहा है कि नहीं नहीं इस बिल पे प्रेसिडेंट के ओपिनियन की जरूरत है, तो उसको रिजर्व कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बायसनेस दिखा रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर दिखा रहा है। और उसके अलावा काफी सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जब सिचुएशन आती है जब स्टेट सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाना पड़ता है। ऊपर हमने देखा कि स्टेट सब्जेक्ट पे इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो लॉ बना सकती है, बट देन देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो कम्स इनटू पिक्चर एंड देयर इज अ नीड ऑफ मेकिंग अ लेजिस्लेचर। यूजुअली जैसे अगर राज्यसभा ने ऐसा रेजोल्यूशन मूव कर दिया कि हाँ भाई ये वाली चीज पे लॉ सेंटर को बनाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट करता है
कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर के वो सुपीरियर ही रहेंगे इन कंपैरिजन टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट. सो नो मैटर वी हैव गिवन अ recognition to the state, we have given certain amount of power to the state government, however the center remains at the edge. So the central government also can choose to give instruction to the state government. यहीं पे पिक्चर में आता है आपका प्रेसिडेंट रूल कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रहा है एंड इट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द सिचुएशन हैज अराइजन फॉर द प्रेसिडेंट टू रूल दैट पर्टिकुलर स्टेट. तो आर्टिकल 257 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज so as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union. यानी कि अपनी executive power को prevail करते समय state government कभी भी central government को overpower नहीं कर सकती. And the executive power of the union shall extend to giving of such direction to the state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose. और जो एग्जीक्यूटिव का चैप्टर है वहां पे हमने एक और चीज पढ़ी थी जो कि था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर. आईएएस ऑफिसर्स जनरली डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो पुलिस कमिश्नर बनते हैं. तो ये लोग स्टेट्स में अपॉइंट होते हैं बट हाउएवर दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इस तरीके से भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एज रखा हुआ है क्योंकि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकती है या सर्विसेज से रिमूव नहीं कर सकती. ट्रांसफर होते रहते हैं बट सर्विस से रिमूवल नहीं होता. तो ये भी कहीं ना कहीं हमको दिखा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पावर दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब बात आती है मार्शल लॉ की, आर्टिकल 33-34 मार्शल लॉ की बात करता है, तो वहां पे पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है कि जो लोग यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए. जैसे आफ्सपा एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना रहता है. मतलब आफ्सपा मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. ये जो आफ्सपा एक्ट है ना ये आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर देती है कि जिस भी जगह पे आफ्सपा लागू है ये जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं वो किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी के भी घर पे जाके ऐसे सर्च कर सकते हैं, वारंट की जरूरत नहीं पड़ती. और ये काफी हद तक टेंशन का भी रहा है. लेकिन ये अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आफ्सपा लगा रहता है आए दिन, ये आपको पता होगा. तो ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल दिखती है. और मैं आपको फिर से आपको बता दे रही हूं कि जो फेडरलिज्म है वो इसीलिए मेंस का एक पॉइंट है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल विथ यूनिटरी बायस. तो कौन कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं उनका एनालिसिस आपसे पूछा जा सकता है. और इनफैक्ट प्रीलिम्स में तो यूनिटरी फीचर्स भी पूछे जाते हैं. स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट पीएससी उसके प्रीलिम्स में तो इनफैक्ट पूछ भी दिया जाता है चूज दी यूनिटरी फीचर्स विच among these are the unitary features of the Indian Constitution or which among these are the federal features of the Constitution. So in that sense this chapter actually becomes important. इस NCERT में दिए हुए जो भी chapters हैं सारे important हैं from your exam perspective because obviously this is NCERT. Now हमने देखा कि भाई डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है. अब लेकिन सेंटर स्ट्रांग है, तो सेंटर स्ट्रांग है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा. अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कि चलो ठीक है जाने दो सेंटर जो कर रही है वो करे, ऐसा नहीं हो सकता. तो अब क्योंकि बहुत स्ट्रांग पावर सेंटर को मिला हुआ है तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेट है वो ज्यादा से ज्यादा पावर और ऑटोनॉमी डिमांड करने लगते हैं क्योंकि हमने स्टेट को आइडेंटिटी तो दी है ना, हमने रिकॉग्नाइज किया है दैट ओके दिस इज अ स्टेट एंड इट हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट स्फीयर ऑफ गवर्नेंस. सो इन दैट सेंस स्टेट को लगता है कि भाई हमें थोड़ी और ऑटोनॉमी थोड़ी और पावर मिलनी चाहिए थी. और यही कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट के बीच में एक टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनता है. सो जो लीगल नेचर के डिस्प्यूट होते हैं वो तो जुडिशरी सॉल्व कर लेती है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑटोनॉमी की तो ऑटोनॉमी जुडिशियल के अंदर नहीं आता है. भाई अगर कोई स्टेट ऑटोनॉमी मांग रहा है तो ये पॉलिटिकल नेचर की डिमांड है, इसको जुडिशरी नहीं सॉल्व कर सकती. जुडिशरी सिर्फ लीगैलिटी देख सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो समझ सकती है कि भाई क्या लीगल एस्पेक्ट है. अब तुम पॉलिटी के हिसाब से डिमांड करने लग जाओ कि मेरे को ज्यादा पावर चाहिए, मेरे को अलग होना है, तो भाई ये जो सारे डिमांड है पॉलिटिकल नेचर के हैं और ये नेगोशिएशन के थ्रू ही सॉल्व किए जा सकते हैं. इस पर जुडिशरी इंटरवीन नहीं करती है. तो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन का मुद्दा है वो हम यहाँ पे देखें तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक स्केलेटन है. इट इज ओनली जस्ट एक आपको ऐसे बॉडी बाहर बाहर से बना हुआ है, उसके अंदर फ्लैश और ब्लड जो है ना वो एक्चुअल पॉलिटिक्स से समझ में आता है. तो ये जो फेडरलिज्म भी मैंने आपको पहले बताया खाली कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से नहीं हो जाएगा. इसकी जो धरातल पे फील्ड लेवल पे सिनेरियो है अगर हम वो थोड़ा सा देखें तो इनिशियली
1950-1960 के आसपास की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहीं न कहीं फेडरलिज्म की फाउंडेशन को रखा था। अब देखो उस समय पे कांग्रेस पार्टी डोमिनेट कर रही थी ऑल ओवर सेंटर एंड स्टेट। सेंटर पे भी कांग्रेस थी, स्टेट्स पे भी कांग्रेस ही थी। तो जब सेम ही पार्टी थी तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था और जो स्टेट्स थे वो भी बात मान जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो उठ-उठ के ऑटोनॉमी डिमांड करने लगे। तो उस समय पे चीज़ें बहुत पीसफुल चल रही थी। इट वाज़ ऑल फाइन, स्टेट्स को जितना मिल रहा था दे वर हैप्पी एंड दे वर आल्सो होपफुल कि ठीक है हम इस तरह से सेंटर से हमको ऐसे ग्रांट इन एड मिलती रहेगी एंड वी विल मेक प्रोग्रेस। सो द सिनेरियो दैट टाइम वाज प्रीटी फाइन। हाउएवर लेटर ऑन 1960s आते आते हमने देखा कि कांग्रेस की जो डोमिनेंस है वो थोड़ी सी डिक्लाइन करने लगती है और बहुत सारे स्टेट्स में दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टी है वो पावर पे आ जाती है। अब आपका एक ग्रुप है, वहां पे सामने दूसरा ग्रुप आ गया तो आपकी बात क्यों मानेगा? इट हैज टू हैज अ रीजन। तो जैसे ही दूसरी ऑपोजिशन पार्टी आई तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और कहीं ना कहीं पावर पॉलिटिक्स वहां से स्टार्ट हो गई। तो ऐसे में जो ऑपोजिशन पार्टी आई थी वो ग्रेटर पावर, ग्रेटर ऑटोनॉमी, ये सारी चीजें डिमांड करने लगी। और कई दफे हमने देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोटेस्ट भी करने लगी क्योंकि उन्हें लगता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती का इंटरफेयर कर रही है उनके पर्टिकुलर इश्यूज में। और कांग्रेस भी इस चीज से खुश नहीं थी क्योंकि भाई इतने समय तक उसने डोमिनेट किया था और अब उठ उठ के दूसरी पार्टीज आ रही हैं। तो फाइनली 1990s आते आते तक तो कांग्रेस की डोमिनेंस काफी हद तक एंड हो चुकी थी और उस समय पे कोएलिशन गवर्नमेंट्स आपको दिखाई दे रही थी। तो जो स्टेट्स थे उसमें भी पार्टीज अलग अलग थी, जिसके हिसाब से ऐसा हुआ कि स्टेट्स ने अब सीधे सीधे से ज्यादा जो है पावर वो डिमांड करने लगा और यहां से आपकी डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी शुरू हो गई। अब देखो ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि हमें फ्रीडम चाहिए या हम बिल्कुल ही अलग होना चाहते हैं। ऑटोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के लिए, डिफरेंट पार्टीज के लिए ऑटोनॉमी की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकती है और उनमें से कुछ मीनिंग्स को यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपके लिए दिया हुआ है। तो हम इसमें अगर थोड़ा सबसे पहले देखें तो जो ऑटोनॉमी की डिमांड है उसमें कुछ स्टेट्स और पार्टीज ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अनडाउटेबली एक डिवीजन ऑफ पावर बनाया हुआ है, बट दीज स्टेट्स एंड पार्टीज वांट कि ये जो पावर है वो स्टेट के फेवर में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो ये एक अलग तरीका है ऑटोनॉमी का। इसमें जैसे कि आप तमिलनाडु, पंजाब या डीएमके, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, ये जो पार्टीज हैं ये इस तरह की ऑटोनॉमी की डिमांड जो है वो टाइम टू टाइम कर रही होती है। एक अनदर डिमांड भी है जो ऑटोनॉमी से रिलेटेड है, जिसमें स्टेट्स का कहना है कि उनके पास भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के एड और फाइनेंशियल असिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती है। तो स्टेट्स का कहना है कि भाई हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो दे दो। 1977 की बात है जब वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बोला कि ये जो फाइनेंशियल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल पावर ज्यादा चाहिए, इस चीज की डिमांड उठी। तो ये भी एक तरह से ऑटोनॉमी के ही प्रिंसिपल में आ रही है। और जो दूसरा एस्पेक्ट मतलब तीसरा एस्पेक्ट है ऑटोनॉमी का, इट इज रिलेटेड टू मोर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। कुछ स्टेट्स चाहते हैं कि ये जो सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में जो रोल है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। कहने का मतलब वो आपकी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस आईपीएस के हाथ में होता है जो कि अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाए हुए स्टाफ होते हैं जो कि आप बनने वाले हैं फ्यूचर में। फोर्थ जो टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक डिमांड है वो कहीं ना कहीं कल्चरल और लिंग्विस्टिक इशू से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं जब हम आजाद हो गए थे उसके बाद डिमांड उठने लगी कि जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और कई समय हमें कुछ स्टेट्स से, खासकर जो सदर्न स्टेट्स है जैसे कि तमिलनाडु, वहां से ऑपोजिशन देखने को मिला है कि हिंदी की बहुत ज्यादा डोमिनेशन है, या कभी कभी डिमांड्स देखने को मिली है कि पंजाबी लैंग्वेज और कल्चर को और ज्यादा एडवांस किया जाना चाहिए। सो समय समय पे इस तरह के कल्चरल और लिंग्विस्टिक इश्यूज को लेकर भी हमको डिमांड देखने को मिली है। ठीक है, तो ये सारी ऑटोनॉमी के ही एस्पेक्ट्स है। सो व्हेन आई से द स्टेट इज आस्किंग फॉर ऑटोनॉमी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट डज नॉट मीन इट इज ओनली अबाउट द डिविजन ऑफ पावर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द list. It is not only about that, it is also about finances, it's also about the diversity of their culture and the language, and it is also about the financial resources. अब फेडरल फीचर्स की बात हो, यूनिटरी फीचर्स की बात हो और गवर्नर्स और प्रेसिडेंट रूल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गवर्नर जो है वो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू रहा है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। बिकॉज वी नो कि जो गवर्नर है वो कोई इलेक्टेड ऑफिस होल्डर नहीं है। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बेसिकली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा आप मान सकते हैं। और गवर्नर इज बीइंग कंसीडर्ड एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु इज सिटिंग इन द स्टेट। सो हेंस इट हैज बीन अ मैटर ऑफ टसल बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। और इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए द फेमस सरकारिया कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था 1983 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1988 में सबमिट की और ये आपको रिपोर्ट पढ़नी भी होती है फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव।
ये जो सरकारिया कमीशन था, इसको अपॉइंट ही इसलिए किया गया था ताकि सरकारिया कमीशन ये देखे कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में क्या-क्या इश्यूज हैं। और सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि हमें गवर्नर के तौर पे जो भी गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो नॉन पार्टीशन होनी चाहिए। मतलब ये जो गवर्नर है ये किसी पार्टी को बिलोंग करे, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का खास बंदा है उसको अपने गवर्नर बना दिया। तो इन्होंने इसको रिकमेंड किया था। और ये जो गवर्नर का रोल और पावर है ये भी काफी समय पे कंट्रोवर्सी में रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है कि स्टेट में अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो प्रेसिडेंट वहां पे अपना रूल लगा सकते हैं। और जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो सीधी सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वहां पे पावर में आती है। तो अब ये जो प्रोविजन है, इस केस में जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका काम बहुत कम हो जाता है। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जब हमें लग रहा है कि ये जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। सो बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज बीइंग टेकन ओवर बाय द यूनियन। और इसमें गवर्नर का बहुत बड़ा रोल रहता है। गवर्नर अगर चाहे तो रेकमेंड कर सकता है कि भाई यहाँ पे स्टेट में चीजें सही से नहीं चल रही है, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अब ये जो प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन है वो ऑब्वियसली पार्लियामेंट से अप्रूव होना जरूरी होता है। और ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये एक स्टेट में 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इस केस में गवर्नर के पास पावर होता है जब प्रेसिडेंट रूल लग जाती है कि वो चाहे तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर दे, स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दे, सस्पेंड कर दे। कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेचर में मेजोरिटी थी फिर भी उन्हें डिसमिस कर दिया गया। This is one of the case of misuse of power by the governor and hence the powers of the governors have always been in question even in the judiciary। इस मुद्दे को लेकर जुडिशरी में भी क्वेश्चन उठा, इवन प्रेसिडेंट रूल से भी रिलेटेड क्वेश्चन उठा। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई ये जो प्रेसिडेंट रूल के इम्पोज करने का जो डिसीजन है ये जुडिशरी एग्जामिन कर सकती है। मतलब इट इज नॉट अवे और आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। तो प्रेसिडेंट रूल लग रहा है वो कहीं पे अगर लगा है तो वो सही है या नहीं सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसकी वैलिडिटी सही है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। ठीक है, और ये जो पूरा जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं फिर से यूनिटरी चीज को दिखा रहा होता है। हालांकि 1967 तक आर्टिकल 356 ज्यादा यूज नहीं होता था, लेकिन उसके बाद हमने देखा जैसे ही धीरे धीरे गवर्नमेंट्स के बीच में टसल ज्यादा चालू हुई, कई बार मिसयूज होता हुआ दिखा है। और सेंटर ने कई दफा स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए गवर्नर को यूज किया है। तो अल्टीमेटली जो गवर्नर का पूरा जो रोल है और जो प्रेसिडेंट रूल है ये भी यूनिटरी फीचर को दिखा रहा होता है। अच्छा, इसका अनदर डिमेंशन ऑफ टेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज द डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। बिकॉज हमने देखा है कि जब से कंट्री बनी है तब से नया स्टेट बनने की डिमांड है। अभी भी काफी सारे स्टेट्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये पोर्शन अलग कर दो, विदर्भ रीजन अलग कर दो, पूर्वांचल अलग कर दो, कहीं पे कुछ और अलग कर दो। तो एवरी नाउ एंड देन इट हैज बीन जनरेटेड, क्योंकि हमारी कंट्री में रीजन अलग अलग हैं, सबकी लैंग्वेज अलग है, वहां का कल्चर अलग है। और नेशनल मूवमेंट के दौरान जहां एक तरफ हमें पैन इंडिया नेशनल यूनिटी समझ में आई, वहीं अपनी रीजनल डाइवर्सिटी भी तो दिखाई दी ना। हम इस रीजन से बिलोंग करते हैं, वो भी अपने आप में हमारे लिए एक आइडेंटिटी की बात होती है। तो लेटर ऑन स्टेट्स ने डिमांड करना चालू कर दिया कि भाई जितना पॉसिबल है स्टेट शुड बी डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन दी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड दी कॉमन कल्चर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आजादी के बाद लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और इसके लिए कुछ कमीशंस भी बैठे। 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी वाज सेट अप। आई थिंक दिस वाज अंडर फजल अली एंड फाइनली दिस कमीशन रिकमेंडेड कि ठीक है भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश बिकेम दी फर्स्ट टू बी क्रिएटेड। 1956 से पूरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है वो हुआ और हमने सबसे पहले देखा कि गुजरात महाराष्ट्र को बनाया गया, फिर पंजाब और हरियाणा को एक दूसरे से अलग किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी फिर पूरा रीऑर्गेनाइज करके पूरे हमारे नए स्टेट्स बने लाइक दी मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और ऐसा नहीं है कि अभी डिमांड बंद हो गई है, भाई बन ही रहा है। सन 2000 आते आते तक वी हैड छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड रिस्पेक्टिवली। और अभी भी जैसे कि मैंने आपको बताया लिंग्विस्टिक ग्रुप स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ में कि हमें अलग करो। तो ये डिमांड्स एवरी नाउ एंड देन उठती रही हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट की बात रही है। अब बात को समझिए, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ये लड़की जो है बोल रही है कि क्या फेडरलिज्म इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। पहले हम देख रहे थे सेंट्रल स्टेट की कॉन्फ्लिक्ट और अब हम आ रहे हैं इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट में, माने स्टेट भी आपस में लड़ रहे हैं तो सब लड़ रहे हैं। तो इट्स फेडरलिज्म ऑल अबाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट, कांट वी लिव पीसफुल टुगेदर। तो ये काफी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। अब सेंटर और स्टेट के बीच में टसल है ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इंटर स्टेट फिर भाई क्या मुद्दे हो रखे हैं। तो इंटर स्टेट मुद्दे कई दफे पे आपको देखने को मिले हैं कि जैसे रेवेन्यू शेयरिंग की जब बात आती है तो किस स्टेट को कितना मिल रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है वो भी कभी ना कभी डिस्प्यूट का मुद्दा बन जाता है।
ठीक है? तो अब इसको थोड़ा-सा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा ये सिनेरियो है। देखो नॉर्मली जब फेडरल तरीके की डिमांड होती है या कोई डिस्प्यूट हो रहा होता है तो जुडिशरी उसे सॉल्व करती है। हमने आपको देखा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं जिसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होते हैं और अगर पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है तो वहां पे जुडिशरी बीच में नहीं आएगी। उसको आपको नेगोशिएशन से ही सॉल्व करना है। तो ये जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे जनरली आपको बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं और इसके अलावा रिवर शेयरिंग डिस्प्यूट। अब आप बोलोगे मैम बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे? बॉर्डर डिस्प्यूट तो कंट्री के बीच में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, स्टेट्स की भी तो बाउंड्री है। मान लीजिए यहाँ तक के महाराष्ट्र है, यहाँ पे फिर एमपी लगा हुआ है, उससे इधर छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, फिर नीचे आपका तेलंगाना आ जाता है। तो ये बाउंड्री पार्लियामेंट ने बनाई है, लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र को तेलंगाना से प्रॉब्लम हो सकता है महाराष्ट्र को एमपी से प्रॉब्लम है, हो सकता है महाराष्ट्र बोल रहा है कि नहीं ये एरिया तो यहाँ पे मेरे मराठी लोग ज्यादा रहते हैं तो इसको महाराष्ट्र में दो। तो यहाँ पे ना दो स्टेट्स के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा होता है और इंडिया में ऑफकोर्स ऐसा है। तो जैसे जब हम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं तो कई जो स्टेट्स हैं वो ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई जो नेबरिंग स्टेट की टेरिटरी है वहां पे मेरे एरिया के लोग ज्यादा रह रहे हैं, मतलब मेरे लैंग्वेज को बोलने वाले ज्यादा लोग रह रहे हैं। जनरली हमारे में स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हुए हैं। तो लैंग्वेज हैज बीन वन ऑफ द डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर डिवाइडिंग द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। तब ऐसा हो सकता है ना कि जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात ले लो, इनके बीच में जो बेलगाम जो सिटी है जो कि कर्नाटक में आती है उसको लेकर डिस्प्यूट है। महाराष्ट्र का कहना है कि वहां पे मेरे लोग ज्यादा रहते हैं तो इट शुड बी इन महाराष्ट्र। कर्नाटका बोल रहा है कि नहीं वो मेरी सिटी है। तो इन लोगों में बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं। सिर्फ यहाँ पे नहीं, पंजाब और हरियाणा भी एक दूसरे से अलग हुए तो चंडीगढ़ को लेकर के दोनों के बीच में भी काफी टसल रहा कि चंडीगढ़ मेरे में आना चाहिए, मेरे में आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने बोला था कि भाई चंडीगढ़ को पंजाब को हैंडओवर कर देना चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आज भी जो दोनों है पंजाब और हरियाणा वो चंडीगढ़ को ही अपना कैपिटल मान के चला रहे हैं, लेकिन उनके बीच में डिस्प्यूट रहा। सिमिलरली इफ यू सी टू दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आपको मणिपुर और नागालैंड की जो बाउंड्री है उसमें उनमें बॉर्डर डिस्प्यूट दिखेगा। असम का भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो ऐसे में ये आपस में ही लड़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरा आता है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। अब भाई रिवर गोदावरी है, महाराष्ट्र से निकली, बहते बहते दूसरी जगह चली गई, उसको थोड़ा ना पता ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरला है, वो तो बह रही है। लेकिन इन लोग लड़ पड़े हैं आपस में रिवर शेयरिंग को लेकर के कि भाई ये रिवर मेरे इधर से जा रही है तो मेरे को इसका ज्यादा पानी चाहिए। और ये इतना सीरियस हुआ है कि कुछ कुछ केसेस में मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में क्लियरली दिया हुआ है कि जो रिवर वाटर शेयरिंग है उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। हाउएवर ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट रहा है बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये इतना ज्यादा मेजर बना कि ये एक्चुअली में जुडिशरी के पास में पहुंच गया था। सो रिवर के लिए ट्रिब्यूनल है, लेकिन कई केसेस में हमें इसका सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा होता है। जैसे आप मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में नर्मदा रिवर को लेकर के देखेंगे, ऐसे ही गोवा कर्नाटक में मंडवी रिवर को लेकर के प्रॉब्लम्स है। सो रिवर्स आल्सो हैव बीन अ मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर और स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, स्टेट भी आपस में लड़ रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद, इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी वी स्टिल हैव मैनेज टू बी टुगेदर। 75 साल ऑलमोस्ट होने को आ गए हैं, लेकिन इंडिया आज भी इंटीग्रेटेड ही है। ऐसा नहीं हुआ है कि सब बिल्कुल यूएसएसआर की तरह अलग हो गए हैं। तो इसकी कुछ तो वजह होगी ना। तो वजह बिल्कुल भी है कि हम यूनिटी से रह रहे हैं और हर एक गवर्नमेंट ने थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाई है चीजों को हैंडल करने में, नेगोशिएशन करने में। अच्छा, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हम देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन भी दिए हुए हैं, बिकॉज उस स्टेट की जो अपनी हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशंस थी वो थोड़ी सी अलग थी, वहां की इथनिसिटी थोड़ी सी अलग थी। जैसे कि हम देखते हैं आर्टिकल 371 विच इज मोर अबाउट दी स्पेशल स्टेटस टू दी स्टेट, जिसमें सबसे पहले आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलते हैं। पिक्यूलियर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और हमें सबको पता है कि जो ट्राइबल कल्चर होता है वो अपने आप में यूनिक है, अलग है, हमसे काफी अलग है। तो वहां पे इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन काफी लार्ज मात्रा में रहती है एंड हेंस दे हैव गॉट सर्टेन स्पेशल प्रोविजन, जिसमें कि हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल्स होती हैं जो आपके शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में डील होता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसकी उन ट्राइब्स की कल्चरल और हिस्ट्री ये सबको रिटेन करके रखने के लिए उनको एक अलग से प्रोविजन दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे हिली स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश हो गए, उत्तराखंड हो गया, उनके लिए भी अलग से प्रोविजन है। कुछ और भी स्टेट्स हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। और अभी से पहले तक जब ये एनसीईआरटी थी तो इसमें जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 था जो उसको एक अलग ऑटोनॉमस पावर देता था। उस समय पे जम्मू कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीजें जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थी, तो वही इसमें डिस्कस किया गया है। बट हाउएवर इट इज नॉट
नॉट रेलिवेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बिकॉज 370 हट गया है और अब जम्मू कश्मीर बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी कोई स्टेट हमारे लिए होते हैं। तो ये चीज आप यहाँ से छोड़ भी सकते हो। थोड़ा सा हिस्ट्री जानना चाहो तो समझ सकते हो कि जब पार्टीशन की बात चल रही थी तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, लेकिन उसके अंतर्गत उन्होंने ये बोला था कि जम्मू कश्मीर का एक सेपरेट जो स्टेटस है वो मेंटेन होना चाहिए। तो उस समय पे जम्मू कश्मीर के पास सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना अलग से फ्लैग था, उनके पार्लियामेंट की जो पावर थी वो अलग थी। मतलब हमारी चीजें बहुत ज्यादा उन पर लागू नहीं होती थी। बट नाउ इट इज नॉट द सिनेरियो, एवरीथिंग हैज चेंज नाउ। सो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। And with this, we come to the conclusion of this whole chapter. Federalism is like a rainbow where each color is separate and yet together they make a harmonious pattern. ये मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये आपके यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। कुल मिलाकर यार बात को समझो कि फेडरलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द टू पॉलिटी एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो द कोऑपरेशन दैट दे हैव टुगेदर। और इन सब का जो एक ब्लेंड है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत ही अच्छे से फेडरल फीचर्स भी डाले हैं, यूनिटरी फीचर्स भी डाले हैं एंड उसमें एक बैलेंस को स्ट्राइक किया है। नाउ वंस अगेन सेइंग दिस NCERT name is Indian Constitution at work, which means Indian Constitution बना कैसे है, क्या क्या चीजें उसमें रही हैं और वो आगे भी कैसे इवॉल्व हो रहा है, ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है अपनी प्रिपरेशन में, टू मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैं आऊंगी अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ यानी कि चैप्टर 8। अंटिल देन कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।